हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आप लोग के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं सवालों को साइंस, और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन को समझा भी दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो बिल्कुल उसको धुआं करके आओ। चलिए तो देखते हैं क्या क्या सवाल है। फटाफट से चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और एग्जाम में तहलका मचा सको। चलिए देखते हैं सवालों को क्या है पहले, और उसके बाद कुछ बात होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दोनों प्रकार के सवाल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख लेना, हिंदी वाले में हिंदी में पढ़ता हूं। सबसे पहला कि कौन अदिश राशि, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है भाई, वो दिशाहीन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? बल का दिशा होता है, त्वरण का दिशा होता है, विस्थापन का दिशा होता है। बट ये चाल है ना, ये चाल बिल्कुल बेकार है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, चाल का कोई दिशा नहीं होती है। हाँ वेग होता भाई तो उसका दिशा होता है। ठीक है, यानी स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए अदिश राशि है। ऑडोमीटर मापता है, ऑडोमीटर क्या मापता है दोस्तों? ऑडोमीटर गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर 2 परम सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में, देखिए ये ऐसा मात्रक वाला जरूर पूछेगा ये सवाल, अच्छा से देख लो। वेग का पूछ सकता है, बल का पूछ सकता है, तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड, याद रखना। बल का पूछेगा तो उसका न्यूटन हो जाएगा, और संवेग का पूछेगा तो उसका केजी मीटर पर सेकंड होगा, याद रख लेना अच्छे से भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, बहुत बढ़िया सवाल है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। बोल रहा इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ये होता है दोस्तों वस्तु का वेग। क्या होता है? ये वस्तु का वेग होता है। लेकिन वहीं अगर इकाई समय नहीं देता, बोलता कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तब निश्चित दिशा बोलता तो ये क्या हो जाता? ये विस्थापन हो जाता, याद रखना, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर में ऐसा सवाल था। ठीक है, तो निश्चित दिशा में अगर सिर्फ बोलेगा तो विस्थापन होगा, लेकिन वहीं अगर इकाई समय जुट गया पर यूनिट टाइम तो ये वेग हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सही है दोस्तों? तो निम्न में से कौन सही है? आपको तीनों फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बताया। v इक्वल टू यू प्लस एटी बिल्कुल होता है, v इक्वल टू यू माइनस एटी नहीं होता है। यहाँ एक मिनट, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना। तो अब देखो, तो भी कौन सही है? तो ये सही है ऑप्शन नंबर। चलो मैं सोचा कौन गलत है, तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 4 सेकंड बाद बोल रहा है उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी दोस्तों? जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है यू, प्रारंभिक चाल। जो फाइनली जाके होता है वो होता है अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, क्या दिया हुआ है सर? तो त्वरण दिया हुआ है a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बात है। उसकी चाल कितना है, मतलब क्या दे दिया? उसकी चाल इतना मीटर हो जाती है। ठीक है, तो कुछ सेकंड बाद। तो प्रारंभिक चाल क्या थी? यू दे दिया है आपको, कितना, सॉरी यू नहीं, भी दे दिया है। भी कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है क्या है? आपको यू निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि यू निकालना है ना। क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला लगा देंगे, क्योंकि समय भी दे दिया 4 सेकंड ना, तो लगा दो v इक्वल टू यू प्लस एटी, आंख मूंद करके यू प्लस एटी फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जरूर याद रख लेना, हाफ एटी मतलब 1/2 एटी स्क्वायर। भी फाइनली वेग कितना है? उसकी चाल इतना हो जाती है ना, तो 30 हो गया भैया। प्रारंभिक वेग निकालना है तो यू के जगह पे यू ही रख देते हैं, प्लस ए त्वरण, ए मतलब क्या होता है? त्वरण कितना है? 2 दे दिया है, इंटू टी कितना है? समय 4 सेकंड है। चलो बहुत बढ़िया, 30 का 30 हो गया 20, यू का हो गया यू प्लस 2 चले हो गया 8, इधर 8 प्लस में उधर जाके माइनस होएंगे, तो यू बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? कि 30 माइनस 8, घटाने तो बच्चा बच्चा बोलेगा, सॉरी 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हो 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए न्यूटन ओके, न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं? तो इसके दोस्तों 3 नियम होते हैं। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम जो होता है दोस्तों, याद रखना, वो जड़त्व का नियम बोलता है, क्योंकि जब तक कोई वस्तु विराम में रहेगा तो उस विराम में ही रहना चाहिए, गति में होगा तो गति में ही रहना चाहिए, जब तक कि उसका कोई बाहरी बल नहीं लगा जाता है। ठीक है, और तीसरा नियम दोस्तों, प्रतिक्रिया के बल मतलब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, और दूसरा बल से हमको बल प्राप्त होता है, F इक्वल टू ma का फॉर्मूला, याद रखना। ठीक, अब क्या, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? सबसे ज्यादा जड़त्व जिसका भार सबसे ज्यादा है, सबसे भार ज्यादा किसका है दोस्तों? तो आप लोग देख सकते हो, ट्रेन को उठा सकते हो? नहीं भाई, ट्रेन को नहीं उठा सकते, ऐसे भी किसी को नहीं उठा पाओगे, साइकिल को खाली उठा ही सकते हो, पर सबसे ज्यादा भार जिसका होता है ना, उसका जड़त्व सबसे अधिक होता है, याद रखना। ठीक, सबसे ज्यादा भार जिसका होगा।
30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण में नहीं, ए निकालना है। क्या दे दिया है? एफ। बल दे दिया है, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो जब भी बल बोलेगा मान लो एफ दे दिया, एफ कितना दे दिया? 30 न्यूटन। चलो सही है। आगे देखो 5 केजी द्रव्यमान, यानी कि एम भी दे दिया, एम को बोलता है द्रव्यमान, तो 5 केजी हो गया। अब क्या बोल दिया है? 2 सेकंड तक कार्य करता है, समय दे दिया है 2 सेकंड, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? दोस्तों टाइम का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ए निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू एम ए। लगा दो एफ इक्वल टू एम ए। एफ कितना है? 30, एम कितना है? 5, ए निकालना है। काट दो 5 × 30, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान आसान सवाल आप देख सकते हो, बहुत ही आसान आसान सवाल है। 10 नंबर, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी, याद रखना है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इंग्लिश वाला पढ़ लेना, मोमेंटम पूछा है, एम भी होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों हो सकता है आपको गुरुत्वीय स्थिरांक का भी मान पूछ दे, बड़ा जी का वैल्यू, तो याद रख लो बड़ा जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको गांठ बांध के याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, ये जी का मान और बड़ा जी का मान। ये हो गया छोटा जी का मान, ये हो गया बड़ा जी का मान, तो जी आगे बढ़े जी। देखो वही वाला फिर से आ गया, गुरुत्व त्वरण, जी का स्थिरांक, जी का मतलब क्या होता है? तो याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके 13वां सवाल देखो, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर इसके भार का कितना गुना हो जाएगा? पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, 1/6 हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर बहुत हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? दोस्तों हवा भी पदार्थ है, कौन गैसीय पदार्थ है? जल भी लिक्विड है, और भोजन भी पदार्थ है भाई, भोजन। बट प्यार भैया पदार्थ नहीं है, तो ये तो महसूस करने की चीज़ है। प्यार होता है तो ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। चलो बाकी चीज़ें बाद में, अभी प्यार समझ लो ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये महसूस करने की चीज़ है। इंग्लिश वाला देख लो क्या है? लब। ओके, लब लब लब। आगे देखो, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो कौन सी ऊर्जा अवस्था में दोस्तों? गैस या मॉलिक्यूल्स। देखो गैस इधर घूमता होता है, इधर उधर हवा हुआ घूमते रहता है ना, बट ठोस नहीं घूमता है ना, द्रव भी वैसा नहीं होता है, बट गैस इधर उधर घूमते रहता है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, समझ रहे हो ना। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है क्या कहलाती है? दोस्तों विसरण के द्वारा। विसरण में क्या होता है? वायु के कणों के साथ ये सब मिल जाता है गंध, और आपके नाकों तक पहुंच जाता है, और आपको सुगंधित जो भी है, अच्छा गंध तो भी महसूस होगा, खराब गंध तो भी महसूस होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 17 नंबर, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में बदलना। एक सवाल इससे फिक्स है, सुन लो कैसे बनाओगे। जब भी दोस्तों सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 273 जोड़ देना। तो 25 में भैया 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 273 जोड़ोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वही अगर केल्विन में देता और आपको सेल्सियस में बदलने बोलता तो कुछ नहीं, सीधा सीधी 273 माइनस कर देना, समझ रहे हो। केल्विन में देकर सेल्सियस में बदलने बोलेगा तो 273 माइनस करना, सेल्सियस से देकर केल्विन में बदलने बोलेगा तो 273 प्लस करना। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलो, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। कैसा आकर्षण बल होता है? गैस के कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, तभी तो इधर उधर घुमता रहता है ना गैस के कण। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? दोस्तों द्रव में आकार या आयतन। तो आकार, द्रव कोई भी आकार का ले लेगा। ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, घोटी में डालोगे तो घोटी का आकार ले लेगा, मग में डालोगे तो मग का, मतलब जो भी में डालोगे उसका आकार ले लेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह है? भैया सूती कपड़ा पहनते हो गर्मी में, पता है ना, तो ही आरामदेह होता है। 1 नैनोमीटर बराबर, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट होगा, अगर मीटर देना चाहिए था, यहाँ मैं मीटर देता तो ये सही हो जाता, बट यहाँ मीटर नहीं दिया, तो 1 नैनोमीटर तो 1 नैनोमीटर के ही बराबर होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ओके, तो याद रखना 1 नैनोमीटर अगर मीटर में बात करें तो ये 10 के पावर में -9 मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों तो ये किया आंतवा एल लावेजियर व एवं प्राउस्ट ने। ठीक है, क्या क्या नाम है भैया, गजब का नाम है। आगे देखो, प्राउस्ट याद रखना, प्राउस्ट। ठीक है, लास्ट वाला, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? फेरम से Fe आता है, Fe मतलब क्या होता है? आयरन होता है ना, तो आयरन हो जाएगा लोहा। ओके, आयरन को ही लोहा बोलते हैं भाई। सोडियम का संकेत है, सोडियम से Na होता है ना, सोडियम का संकेत Na होता है, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। जल के एक अणु में हाइड्रोजन का एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। H2O जल का अणु होता है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का भार बोला है ना, तो ऑक्सीजन का भार होता है 16। काट देना, आ जाएगा 1:8, 2 8 16 हो जाएगा ना, तो 1:8, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों का, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? दोस्तों तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होती है ना मेरे भाई,
तो वो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणु होता है, वो रचनात्मक इकाई होता है सभी द्रव्यों का। ठीक है, रचनात्मक इकाई क्या होता है सभी द्रव्यों का। 22 का 3 हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। 26 हो गया। 27 देखो क्या बोल रहा है कि आत्महत्या का थैला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाइसोसोम को याद रख लेना, कई बार पूछा था ये सारा सवाल, ये सब सवाल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देख लो। तारक केंद्र का कार्य, तारक केंद्र का कार्य क्या है दोस्तों? तो तारक केंद्र का कार्य है तर्कु निर्माण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है दोस्तों? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा 29 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तंत्रिका कोशिका हो गया। अगला सवाल देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पोषण संबंधी प्रमुख अंतर होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता दोस्तों। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्या? तो 32 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिक इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है हम लोग का, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है दोस्तों? तो किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। 33 का 4 सही हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो दोस्तों 34 का उत्तर 34 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन नंबर 2। वार्षिक वलय जो बाखला बोलते हैं आप लोग, वो नहीं बनेगा। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक के कारण बनता है, मतलब उसी के कारण बनता है, पार्श्व विभज्योतक के कारण। निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है दोस्तों? तो फ्लोएम उत्तक का भाग क्या नहीं है? तो 35 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 स्नायु फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का, कौन सा उत्तक जल और खनिज लवण का वहन करता है? पता है, जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि दोस्तों फ्लोएम जो होता है, या फाइलम बोलो, कोई कोई फाइलम बोलता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में स्क्लेरिड्स पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेराइड्स बोलो, स्क्लेरिड्स बोलो, कहीं कहीं स्क्लेरिड्स भी लिखा रहता है। 37 का 2 सही हो जाएगा। 38 देखो क्या बोल रहा है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, क्या हो जाएगा? 38 का 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक। 39वां सवाल, जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जिसमें हरित लवक पाया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा। ये देख लो, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा उसे कोलेनकाइमा बोलेंगे ना, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? जाइलम में। 40 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे दोस्तों आप लोग 40 सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से देख लो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अभी और वीडियो आएगा, अभी लाइव भी हम लोग का, तो बस मेहनत करो और धुआं धुआं कर दो। ठीक है, एक दिन का जितना समय दिया है उसमें रगड़ के पढ़ लो। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इतना ही, और नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।